अमिता बहुत ही मेहनत से अपनी देवरानी शालू के लिए कुट्टू के आटे की पूड़ी, आलू की रेसे वाली सब्जी, मीठे में आलू और मेवे का हलवा थाली में सजाकर उसके कमरे तक पहुंची। लेकिन उसकी कानों ने जो सुना उसे सुनकर वो कमरे की दहलीज पार न कर पाई। अमिता ने सुना कि सालू बोल रही थी कि माँ, सच में मुझे एक नंबर की बेवकूफ़ जेठानी मिली है। मेरा आज व्रत का खाना खाने का मन था तो मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा आज गुरुवार का व्रत है, तो वो तुरंत व्रत के खाने की थाली बनाने में जुट गई। जबकि आज मम्मी जी ने मक्के की रोटी और सरसों का साग साथ में गुड़ के लड्डू बनवाने के लिए बोला था। आपको तो पता है कि मैं ये सब नहीं खाती। सरसों का साग देखकर मुझे हीक सी आती है। मैंने जरा सा प्यार से क्या बोल दिया, बस भाभी तो इतना सारा खाना बनाने के लिए तैयार हो गई। और सच कहूँ तो ससुराल में अगर ऐसी बेवकूफ़ जेठानी मिल जाए तो क्या ही कहना। मेरी जेठानी तो बड़े हो या बच्चे सभी से पूछ पूछ कर उनकी पसंद का खाना बनाती है। घंटों रसोई में खड़ी रहती है। सबको खुश करना होता है उनको, चाहे खड़े खड़े उनके पैर ही क्यों ना टूट जाएं। इतनी पागल है कि बीमार होने पर भी दवाई खाकर काम करती है। और दूसरी तरफ सासू माँ उन्हें बिल्कुल भाव नहीं देती, यहाँ तक कि उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती और मुझे अपने सिर का ताज बना कर रखती हैं। इन सब की वजह है माँ तुम्हारे दिए हुए तोहफे, साड़ी, लिफाफे और पिछली बार जो तुमने उनको सोने की चैन दी थी। उसके गुणगान तो सारे रिश्तेदारों और मोहल्ले में किया और बोलती हैं कि मेरी छोटी बहू के बराबर तो कहीं कोई और मिलेगा ही नहीं। मोबाइल का स्पीकर ऑन था। उधर से आवाज़ आई कि बेटा फिर तो तू ऐसी जेठानी से बना कर रखना, बिगाड़ना नहीं, जो थोड़े से प्यार से बात करने पर ही पिघल जाए। एक काम करना, अपनी कोई पहनी हुई साड़ी उसको गिफ्ट कर देना। गरीब घर की है, तेरी उतरन से ही खुश हो जाएगी और तेरा काम दौड़ दौड़ कर किया करेगी जैसा तू बता रही है। और अगर उतनी बेवकूफ़ है तो कल को तेरे बच्चे होंगे तो आराम से पल जाएंगे। ये तेरी बातें सुनकर अच्छा लगा कि मेरी बेटी कल को इस घर में राज करेगी। ऐसा बोलने वाली कोई और नहीं बल्कि शालू की माँ थी। ये सब सुनकर अमिता के आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगी कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। कहीं भी मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ तो लोग मेरी मजबूरी समझकर फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। इस घर में अमिता को आए 3 साल हो गए थे और वो सोचती थी कि अपने अच्छे व्यवहार से सबका दिल जीत लेगी, सबको अपना बना लूँगी, सास ससुर को माँ बाप, देवर को भाई मानूंगी। अगर यहाँ तो उल्टा ही था। सबका आगे आगे काम करने की वजह से सब उसे बेवकूफ़ समझने लगे थे। सास ससुर उसको अपनी सेविका और देवर ने अपनी नौकरानी बना रखा था। अगर कभी पति से कुछ बोलती तो उसका पति अपने घर वालों के खिलाफ एक ना सुनता। इसीलिए वो चुपचाप सब कुछ सहन करती जा रही थी। फिर जब देवर की शादी तय हुई तो अमिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अमिता सोचती थी कि खुद की तो कोई बहन है नहीं, तो देवरानी को ही अपनी छोटी बहन बना लूँगी और अपना सुख दुख बांट लिया करूँगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। जब से देवरानी आई थी तब से सास ससुर छोटी बहू के गुणगान करते नहीं थकते थे। बात बात पर उसकी तुलना अमिता से करते थे। देवर भी शालू को किसी काम को करने नहीं देता। देवर की शादी को 2 महीने हो गए थे, लेकिन शालू ने आज तक रसोई के दर्शन तक नहीं किए थे। जब भी शालू का कुछ खाने का मन करता तो अमिता से मीठी मीठी बातें करके बनवा लेती और अमिता भी इतनी पागल थी कि शालू की मीठी मीठी बातों से पिघल जाया करती थी। शालू को अपनी छोटी बहन समझकर उसके सभी काम बिना वक्त गवाए कर दिया करती थी। आज भी वही हुआ। उसने सारा खाना बना लिया था, लेकिन शालू के बोलते ही उसने सारी रसोई दोबारा से साफ करके व्रत का खाना बनाया था, जो कि ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन शालू का मन रखने के लिए अमिता ने इतनी मेहनत करने से पीछे नहीं हटी थी। शालू को अच्छे से पता था कि शाम को सासू माँ की महिला मंडली आ रही है और उसके लिए भी नाश्ते में समोसे पकौड़े तैयार करने थे। किसी ने सही कहा है, सीधे लोगों का ही पागल बनाया जाता है, कभी प्यार से तो कभी फटकार से, क्योंकि सीधे लोग तो अपनी बात दूसरों तक पहुंचा ही नहीं पाते। लेकिन आज अमिता ने सोच लिया था कि अब और नहीं सहूँगी। कब तक मैं दबती रहूँगी? आखिर मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ। जो सम्मान छोटी बहू को मिल रहा है वही सम्मान बड़ी बहू को भी मिलना चाहिए। यही सब सोचकर अमिता शालू के कमरे के दहलीज से रसोई की तरफ चल दी। थोड़ी देर बाद शालू इठलाती हुई रसोई में आई और बोली, भाभी मेरे व्रत का खाना दे दीजिए, मुझे भूख लगी है।
मुझे लगा था कि आप कमरे में ले आएंगी। तभी अमिता बोली, शालू तुम्हारी शादी को 2 महीने हो गए हैं, आज तक तो तुमने गुरुवार का व्रत नहीं रखा, फिर एकदम से तुम्हारा व्रत कहाँ से आ गया? अमिता की बात सुनकर शालू सकपकासी गई। बोली, जी भाभी वो। अमिता बोली, तुम्हारा कोई व्रत नहीं था ना? शालू सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। सुनो, आइंदा मुझसे इस तरह का मजाक बिल्कुल नहीं करना। दूसरी बात, मैं व्रत का खाना खा चुकी हूँ, अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है तो बना कर खा लो। और हाँ शालू, आज से दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी और रात का खाना तुम बनाओगी। तुम्हारी शादी को 2 महीने हो गए हैं, अब तो तुम्हारे हाथ की मेहंदी अच्छे से उतर गई होगी, तो तुम्हें रसोई में आने से कोई परहेज भी नहीं होना चाहिए। अमिता को जोर से बोलता हुआ सुनकर सास और देवर राजीव भागकर रसोई में आ गए। रमा जी बोली, बड़ी बहू, ये किस तरीके से छोटी बहू से बात कर रही हो? तुम बेचारी वो नई नई आई है तो तुमने उसे अकेला समझ लिया। इस पर ज़्यादा हुक्म चलाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा चलता आया है वैसा ही चलता रहेगा। ये बात हमेशा याद रखना, ये घर मेरा है और यहाँ मेरे नियम कायदे कानून चलेंगे। ये सब बोलकर रमा जी अपना पल्लू ठीक करने लगी। अमिता बोली, माँ जी, माना ये घर मेरा नहीं है तो कायदे से तो ये घर आपका भी नहीं है। जैसे मैं इस घर की बहू हूँ वैसे ही आप भी इस घर की बहू हैं, और सभी बहुओं के लिए नियम कायदे और कानून एक जैसे होने चाहिए। माँ जी, मैं पिछले 3 सालों से इस घर का ख्याल रखते आई हूँ, तो अब मेरी देवरानी को भी इस जिम्मेदारी का हिस्सा बन जाना चाहिए। हम दोनों का काम आधा आधा बढ़ जाना चाहिए। इसीलिए आज शाम के चाय नाश्ते की तैयारी शालू ही करेगी और आज से शाम का खाना काम हर रोज़ शालू ही करेगी। रमा जी, देखा बड़ा बेटा कमरे की तरफ जा रहा होता है तो उसको देखते ही चिल्लाने लगती हैं कि देखो तुम्हारी पत्नी मुझसे कैसे सवाल और जवान चला रही है। मेरे घर के कायदे कानून बदलने चली है। अपनी बीवी को समझा ले, वरना मुझे 2 मिनट लगेंगे इसे घर से बाहर निकालने में। फिर जाए अपने मायके, मुझे कोई परवाह नहीं। एक लंबी सांस लेते हुए बोला, माँ, वैसे अमिता बिल्कुल सही बोल रही है। जब अमिता और शालू दोनों ही इस घर की बहुएं हैं तो अब इस घर को संभालने की जिम्मेदारी दोनों की है। फिर इस बात पर झगड़ा क्यों? बांट दीजिए ना जिम्मेदारियों को आधा आधा। माँ, आप इतना परेशान क्यों होती हैं? और फिर अमिता ने आप लोगों की इतने सालों से सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है, जो आज आप उसकी एक बात नहीं मान सकती। माँ, आज अगर आप अमिता की बात नहीं मानेंगी तो मुझे लगेगा कि आज तक आप अपने दोनों बेटों के साथ तो भेदभाव करती ही थी, अब बहुओं में भी भेदभाव करने लगी हो। अपने बड़े बेटे के मुंह से ये बात सुनते ही रमा जी का मुंह खुला का खुला रह गया। पहली बार उनके बड़े बेटे ने अपने दिल की बात कही थी और गलत भी नहीं कही थी। जहाँ एक तरफ बड़े बेटे पर घर की पूरी जिम्मेदारी डाल दी थी, वहीं दूसरी तरफ छोटे बेटे राजीव को अपने मन की करने की पूरी छूट थी। एक तरफ बड़ा बेटा अपनी नौकरी से पूरे घर को पाल रहा था, तो दूसरी तरफ छोटे बेटा अपना बिजनेस होने के बाद भी एक फूटी कौड़ी घर में नहीं देता था। फिर भी माँ बाप का सबसे लाडला था, बस इसीलिए क्योंकि वो घर में सबसे छोटा था। आज रमा जी ठीक वैसा ही व्यवहार अपनी दोनों बहुओं में भी कर रही थी, जो कि पूरी तरह से गलत था, जिसका नाजायज़ फ़ायदा कहीं ना कहीं राजीव और सालू उठा रहे थे। बड़े बेटे की बात सुनकर रमा जी झट से बोल पड़ी, जैसा आज तक चलता आया है उसके बदलने का समय आ गया है। बड़ी बहू ने सही कहा शालू, आज से तुम ही अपनी जिम्मेदारी संभालो और अब से राजीव तुम भी घर के खर्चों में आधा हिस्सा दोगे। आज तक जो भूल मुझसे हुई है मैं उसे आज से ही सुधारूंगी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। कहानियों को प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।